दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो सेट है वह साइंस का सेट है, जो कि सेट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको सेट नंबर 1 मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों यह श्रृंखला है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं, हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें और वहां से इसका पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त करें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। यानी जल की जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। बात करें इसकी व्याख्या की, तो बात यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, इससे जब कम होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जल का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वह H2O होता है, ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, इंसुलिन में तांबा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी दोस्तों व्याख्या की, तो पहला है कि इंसुलिन में जस्ता की उपस्थिति होती है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस द्वीप कोशिकाओं से निकलती है। या ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो लैंगर-हैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, का ऑप्शन ए दोस्तों, यह क्षुद्रांत में पाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या की अगर बात करें, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि गोल कृमि या सूत्र कृमि, इसी का नाम है, एक पोषदीय मानव परजीवी होता है। दूसरा है कि यह क्षुद्रांत में पाया जाता है। और तीसरा है कि जिसकी संख्या अधिक होने पर आंत में काइम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, सुन्न और घबराहट, ऐंठन आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके निदान की अगर दोस्तों बात करें, तो निदान के लिए इसमें जो मेडिसिन लिया जाता है वह हेट्रोजेन, जेंटेल, एंटीपार, एल्कोपार, चीनोपोडियम का तेल और डिक्रिस जैसी औषधियाँ ली जाती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसमें एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेडिसिन जो है वह गोल कृमि में लिया जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों सवाल बन सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। दोस्तों जो विटामिन B12 की अगर बात करें तो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वह दूध में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा दूध में पाई जाती है, ध्यान रखने की बात है। दूसरा पॉइंट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम दोस्तों साइनोकावालिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे है दोस्तों कि यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जो क्या होता है दोस्तों, बी एंड सी जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि किसी विटामिन में किस नहीं दोस्तों, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इस विटामिन में कोबाल्ट की जो है उपस्थिति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि दूध के अलावा मांस, कलेजी आदि में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से अरक्तता नामक रोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीरोथैल्मिया एक हिंजातन रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें इसके व्याख्या की, तो कह रहा है कि जीरोथैल्मिया, जिसको ड्राई आइज भी कहा जाता है, नेत्र में विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी या रेटिनॉल की कमी से होने वाला, दोस्तों विटामिन ए का ही जो नाम है वह रेटिनॉल है, की कमी से होने वाला झिंझांक रोग है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें नेत्र की कॉर्निया की कोशिकाएं सूखने लगती है तथा सल्की भवन कर्नेनाइजेशन हो जाता है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो जीरो, दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि जीरोपैथेल्मिया जो है वह किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों वह नेत्र से, आंख से संबंधित रोग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल कर उसका संग्रह कर लेता है। यानी बात करें दोस्तों, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइकोजन के रूप में बात करें दोस्तों, जो ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है वह कौन बदलता है? तो यकृत के द्वारा शर्करा को बदला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पाचन प्रक्रम में जो सहायता मिलती है वह एंजाइम से मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी बात करें व्याख्या की, तो कह रहा है कि एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलती है, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि टैनिया सोलियम, जिसको फीता कृमि कहा जाता है, परजीवी के रूप में कहाँ पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और टैनिया सोलियम की अगर बात करें तो यह आदमी या औरत की आंत में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या की बात करें दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान जो आमतौर पर सबसे ज्यादा हानि होती है वह जल की होती है। और जल, इसमें जो पदार्थ की अगर बात करें दोस्तों, तो वह सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि नमक की मात्रा जो है सो शरीर से ज्यादा बाहर निकल जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड पदार्थ की सबसे ज्यादा हानि होती है। बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि जब शरीर में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स के साथ आवश्यक लवण यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है दोस्तों, और खनिज यानी मिनरल्स की महत्वपूर्ण राशि खो देते हैं, तब उस स्थिति में निर्जलीकरण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10, खाने वाले प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों खाने के प्रोटीन के जो सबसे समृद्ध स्रोत है वह है सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि कितना कितना प्रतिशत इसका पाया जाता है, तो दोस्तों उसका एक चार्ट है, आप व्याख्या में इस चार्ट को जो है सो आप ध्यान में रख सकते हैं। सोयाबीन की बात करें तो यह 43.2%, मूंगफली की बात करें तो 25% से अधिक। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तीसरे नंबर पे, तो दाल आता है, ये ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे दाल 24%। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो चौथे नंबर पे अंडा जो 13%। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो मांस भी आता है, इसको 8 से 18%। और बाकी सब दोस्तों उसमें गाय के दूध में बात करें तो 3.4%, भैंस के दूध में 5.49% और स्त्री के दूध में 1.7%। तो ये इसमें से आप दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट को आप याद रख सकते हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, दाल, अंडा, मांस और दूध इत्यादि को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है।
और परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की जो संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम लोग व्याख्या में देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परमाणु जो संख्या होता है जेड, वो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, और परमाणु जो भार होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नाभिक में जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से दोस्तों जो परमाणु संख्या की अगर बात हो रही है, तो परमाणु संख्या में दोस्तों यहाँ परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु भार से न्यूट्रॉन की संख्या अगर माइनस करे तो यहाँ पे आपको निकल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 6 हो जाएगा। यानी बात करें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या की। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु बम का जो विकास किया था वह किया था ऑप्शन बी, ऑप्शन के हिसाब से जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। बात करें इसकी व्याख्या की तो कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रसमैन के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सर्वप्रथम आविष्कार की बात हो रही है, और बाद में जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में दोस्तों ऑटो हॉर्न नहीं था या स्ट्रसमैन, इसीलिए ऑप्शन में रॉबर्ट ओपेनहीमर को आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर कार्य करता है, उसके अपक्रिया पर। अगला पॉइंट है कि प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बम जो होता है वह किस अपक्रिया पे काम करता है दोस्तों? तो वह नाभिकीय संलयन पर अपक्रिया पर कार्य करता है। और न्यूट्रॉन बम की बात करें तो इसका आविष्कार सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? दोस्तों जो पृथ्वी में सबसे अधिक प्रतिशत है तत्व का वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की तो दोस्तों ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह 46.5%। सिलिकॉन की अगर बात करें तो 27.72%। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13%। लोहा जो 5.01%। कैल्शियम 3%। सोडियम 2.85%। पोटेशियम 2.62% और मैग्नीशियम 2.09%। ये चार्ट आप इसको ध्यान में या याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 14 पायस एक कोलाइड होता है। दोस्तों पायस या इमल्सन जो होता है कोलाइड होता है किसका? तो द्रव में द्रव का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 15 पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दूध को गर्म किया जाता है कितना? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या के बारे में, कह रहा है कि पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है और रोगजनक विषाणु की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण दूध सुरक्षित रहता है यूज करने के दृष्टिकोण से। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें तो वो है, हीलियम है, इनमें से कोई नहीं। क्लोरीन दोस्तों ये वायुमंडल का भाग नहीं है, ये दोस्तों बनाया जाता है, ह्यूमन मेड है, जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या के बारे में, कह रहा है कि क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। यह औद्योगिक स्तर पर बेल्डन, डिकॉन, कैल्मर, साल्वे, नेल्सन, सेल नामक विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। डेकोन विधि के बारे में पूछा जाता है कि डेकोन विधि से किसका निर्माण किया जाता है, और कैल्मर विधि और साल्वे विधि
ये तीनों विधि से ज्यादातर एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 17, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है, तो मीथेन इसका महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे आते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 4%। दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, इसमें प्रश्नों की श्रृंखला, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएंगे कि और किस तरह से इसको बेहतर किया जाए। दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो दोस्तों आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम जो है वह हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। बात करें इसकी व्याख्या के बारे में, तो कैडमियम जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है कि सभी क्षारीय धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, जबकि यहाँ पे दोस्तों सभी क्षारीय धातु के बारे में बोला गया है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जो होता है वह कम होता है। यही कारण है कि जल से हाइड्रोजन को वह विस्थापित नहीं कर पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि ओजोन में क्या होती है? तो दोस्तों ओजोन में जो होती है वह केवल और केवल ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी सूत्र की, तो O3 ओजोन का सूत्र होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे की जो संबद्धता होती है उसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसकी व्याख्या के बारे में दोस्तों, तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि जिन पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला ससंजक बल जब असंजक बल से अधिक होगा, तब वे बर्तन में रखे जाने पर बर्तन की दीवारों में नहीं फैलेगा। जैसे दोस्तों पारे की बात की गई है, तो पारे का जो ससंजक बल था वह बर्तन और पारे के जो असंजक बल है उससे अधिक था, इसीलिए वह बर्तन में गोलाकार स्थिति में रहती है। जबकि अगर पानी की बात करें तो इसमें ये लागू होता है कि किसी द्रव के अणुओं के बीच कार्य करने वाला ससंजक बल द्रव व बर्तन के बीच कार्य करने वाले असंजक बल से कम होता है। यानी कि पानी की दोस्तों अगर बात करें तो उसका जो ससंजक बल था वह पानी और बर्तन के बीच का जो असंजक बल है उससे कम था, इसीलिए वह द्रव बर्तन की सतह पर फैल जाता है, बर्तन को गीला कर देता है, यही कारण है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 23, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जैसे ही पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ती है तो शरीर का वजन घट जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 24, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों यह हुक के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। चलिए बात करें इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कुछ पॉइंट्स नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। ध्यान रखना है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि न्यूटन ने अपने खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और कण के यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट है, कण के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की,
क्वेश्चन नंबर 26, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसे घर्षण बल कहते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र का जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों? ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या की बात करें दोस्तों तो कह रहा है पॉइंट्स नंबर 1, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवणीय या खारा होता है, क्योंकि नदियां जो है वह पृथ्वी तल से लवण को बहाकर समुद्रों से मिलती है और उसके बाद समुद्रों से जल तो वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में बादल के रूप में चला जाता है, परंतु लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इसीलिए वर्षा के जल की अपेक्षा समुद्र का जल ज्यादा खारा होता है। चलिए दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो दोस्तों जो ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित रहती है वह ऑप्शन बी, उसके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की। पॉइंट्स नंबर 1, पदार्थ के ताप में परिवर्तन या वृद्धि हो या कमी हो से पदार्थ के अणुओं की गति भी उसी अनुसार कम या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है कि ताप में परिवर्तन से अणु की गतिज ऊर्जा ही प्रभावित होती है, अतः इस दौरान दी गई ऊष्मा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोन किस मूलभूत इकाई है? तो दोस्तों फोटोन की अगर बात करें तो वह प्रकाश की मूलभूत इकाई है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसके व्याख्या के बारे में तो कह रहा है कि फोटोन प्रकाश और विद्युत अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूलभूत कण को बोला जाता है। फोटोन का द्रव्यमान और भार शून्य होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसके बारे में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो द्रव्यमान सबसे अधिक है वह किसका है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। बात करें इस पार्टिकल के व्याख्या की। प्रोटॉन की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 kg और इस पर ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसकी खोज दोस्तों 1857 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg और इस पर धन आवेश होता है। कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का धन आवेश होता है। इसका खोज दोस्तों 1896 में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। बात करें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तो इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻27 kg जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। और इस पर दोस्तों आवेश की बात करें तो यह आवेश रहित कण होता है न्यूट्रॉन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक के द्वारा किया गया था। अगला कण है दोस्तों पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें तो 1932 में एंडरसन ने इसकी खोज की थी और इसका जो गुण होता है वह इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण बोला जाता है। अगला कण है दोस्तों न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज 1930 ईस्वी में पाउली के द्वारा किया गया था। यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला कण है दोस्तों पाई मेसॉन। पाई मेसॉन की खोज एच युकावा के द्वारा किया गया था। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के ये कुल 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न थे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम द वे ऑफ स्टडी 777 जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर ले, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज द वे ऑफ स्टडी को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।